हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब लोग। वोकैब हमेशा से इंग्लिश का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है। बस इसी इंपॉर्टेंट पार्ट को लोग गलत तरीके से सीखते हैं और इस कारण कहते हैं कि वोकैब बहुत टफ है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि वोकैब ईजी है। आइए चलते हैं। यह है वोकैब का लेक्चर 2। स्टार्ट करते हैं पहले वर्ड के साथ में। पहला जो वर्ड है वो है स्वाम। पहला वर्ड है स्वाम। स्वाम अगर आपने ना सुना हो तो मैं बता देता हूँ, इसे हिंदी में झुंड भी कहा जाता है। झुंड आपने ज़रूर सुना होगा। इंग्लिश में इसकी मीनिंग की बात करते हैं तो अ ग्रुप ऑफ आंट्स, बीज, लॉकस्ट्स को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं स्वाम। अब एक चीज़ और ध्यान रखना, ये वर्ड जो है इसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। अभी आपने सुना होगा रिसेंटली टिड्डियों का अटैक हो गया था, है ना। नॉर्थ वेस्टर्न साइड में इंडिया के टिड्डियों का अटैक आपने देखा। इस टिड्डे को, ये जो टिड्डियाँ होती हैं, इनको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? जो वर्ड है वो है यही, लॉकस्ट। लॉकस्ट को ही क्या बोला जाता है? टिड्डा या टिड्डी। अब इसके जो ग्रुप होते हैं उसको अपन कहते हैं स्वाम। ना कि सिर्फ इसके बीज यानी मक्खियों, आंट्स यानी कि चींटियों, इनके ग्रुप को भी क्या कहते हैं? स्वाम। तो हम कलेक्टिवली कह सकते हैं कि किसी इंसेक्ट के ग्रुप को हम स्वाम कह सकते हैं, ठीक है ना। इसको झुंड कह सकते हो आप, है ना। ओके, अब इसके सिनोनिम्स की बात करते हैं। सिनोनिम्स, इसके सिनोनिम देखते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स मैंने लिखे हैं। ये वो उस तरह के सिनोनिम्स हैं जो काफ़ी सारी कॉम्पिटिटिव क्लास के अंदर देखे जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। इसके कुछ एंटोनिम्स भी देखते हैं। इसके एंटोनिम्स क्या होंगे भाई? इसके एंटोनिम्स होंगे, है ना, यानी कि सिंगल जो चीज़ें होती हैं, सिंगल भी लिख सकते हैं अपन, इंडिविजुअल भी लिख सकते हैं अपन। ये जो वर्ड्स हैं ये ग्रुप को रेफर नहीं कर रहे। जो वर्ड्स ग्रुप को रेफर ना करें वो इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। एक यूज भी करके देख लेते हैं, कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? अ स्वॉर्म ऑफ लोकस्ट्स अटैक्ड राजस्थान। आप ये भी कह सकते हो स्वॉर्म ऑफ, या फिर आप एक डायरेक्टली कह सकते हैं अ स्वॉर्म अटैक्ड डायरेक्टली। अच्छा, एक चीज़ और समझ लीजिए, मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताई यहाँ कि ये एक नाउन भी होता है, ये एक वर्ब भी होता है। यानी कि इसको एक नाउन की तरह भी यूज़ कर सकते हो, इसे एक वर्ब की तरह भी यूज़ कर सकते हो। इस सेंटेंस में मैंने इसे एक नाउन की तरह यूज़ किया है। इसकी निशानी देखो, ग्रामर का एक रूल भी मैं आपको बताऊंगा। देखो, अगर यहाँ पे एक आर्टिकल लिखा है, तो एक आर्टिकल जो होता है वो हमेशा सिर्फ एक नाउन को ही रेफर करने के लिए यूज़ किया जाता है। नाउन को आप कह दो डिस्क्राइब करने के लिए, डेफिनेट करने के लिए ही आर्टिकल्स का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ देख सकते हो नाउन लिखा है, तो हमने एक प्रूफ दिया कि यहाँ पे जो है, प्रूफ दिया यहाँ पे कि ये एक नाउन है। एक वर्ब के तौर पे इसको और देखते हैं। द पीपल स्वार्म्ड द डिपार्टमेंटल स्टोर। अब इसमें आप देखोगे मैंने यहाँ पे ईडी लिख रखा है, तो अपन कह सकते हैं जरूर ये वर्ब होगा, और ये है भी। ये आपका इसका सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। इसका अर्थ क्या है? एक वर्ब के तौर पे इसका अर्थ क्या लगता है आपको? आपको पर्दे से ही देखो, मेरे हिसाब से समझ में आ रहा होगा। स्वाम का अर्थ होता है बहुत सारी संख्या में एक साथ किसी जगह पर पहुंच जाना, पहुंचना, घुसना, कुछ भी कह सकते हो आप, कोई भी ऐसा। लेकिन बहुत सारे नंबर में अगर कोई करे तो हम यहाँ पे जो वर्ड यूज़ करते हैं वो यूज़ कर सकते हैं, वो वर्ड यूज़ कर सकते हैं स्वाम। अच्छा, इसके जो डायरेक्ट सिनोनिम्स है ना, उनमें से एक आपको देखोगे, देखो यहाँ पे लिखा है सर्च, और एक लिखा है थ्रॉन्ग। थ्रॉन्ग जो वर्ड है वो इस जगह के लिए एब्सोल्युटली सिनोनिम है। इस जगह आप सीधे सीधे थ्रॉन्ग लिख सकते हो, कुछ भी गलत नहीं होगा। ऑलराइट, तो ये था एक वर्ड। आओ दूसरा वर्ड भी डिस्कस करते हैं। अब डिस्कस करते हैं दूसरा वर्ड। दूसरा वर्ड है रिमोट। मैं चाहता हूँ आप में से कुछ लोग रिमोट कंट्रोल को सोच रहे होंगे, लेकिन हम रिमोट कंट्रोल की बात नहीं कर रहे हैं। हम रिमोट उस वर्ड की बात कर रहे हैं जिसकी पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव हो। रिमोट यदि एक नाउन हो तो उसका मीनिंग रिमोट कंट्रोल होता है ऑफ कोर्स, लेकिन यहाँ पे रिमोट एक एडजेक्टिव की बात हो रही है। इसका मीनिंग अगर आप डिक्शनरी में ढूंढेंगे, हिंदी में अगर आप ढूंढेंगे, तो आपको दूरवर्ती नाम का एक शब्द दिखेगा, दूरवर्ती। ठीक है, अगर मैं इसको ढंग से एक्सप्लेन कर सकूं तो एक चीज़ और बताऊंगा आपको मैं कि इसका एक, वैसे इसके दो मीनिंग्स डिस्कस करेंगे अपन आज, लेकिन इसका जो एक मीनिंग है वो है दूर और अलग थलग, ये इसकी मीनिंग है।
अब यहीं से हम इसके सिनोनिम्स भी सीख लेते हैं। देखो, दूर का मीनिंग मेरे हिसाब से सबको आता होगा। दूर का मीनिंग आप सब लोगों ने सुना होगा, ये वर्ड फार, यही होता है। ओके, फार शब्द के बारे में एक चीज़ ध्यान रखना, ये एक एडजेक्टिव भी होता है, एक एडवर्ब भी होता है ना। लेकिन हम यहाँ पे कौन से पार्ट ऑफ स्पीच को इंक्लूड कर रहे होंगे बताइए? जब हम एडजेक्टिव की बात कर रहे हैं तो उसका साइनो भी हम एडजेक्टिव ही रेफर करेंगे यहाँ पे। जब ये सीख लिया आपने कि फार एक एडजेक्टिव हो सकता है, तो ये भी समझना कि फार जब एक एडजेक्टिव होता है तो उसका सिनोनिम फार अवे बन जाता है। गोइंग अहेड, एक वर्ड और, फार ऑफ। अब कितना इजी बन गया आप लोगों के लिए दूर शब्द के 4 मीनिंग्स याद कर लेना। इन चारों का मतलब क्या है गाइस? दूर। अच्छा, अलग थलग जो इसका मीनिंग होता है, उस मीनिंग से जो इसका एक साइनो निकलता है वो होता है आपका आइसोलेटेड। ये एक और मीनिंग आपको याद हुआ होगा। फिर एक वर्ड और देखिए जिसका सिनोनिम है, मुझे बहुत पसंद है ये वर्ड, ये है डिस्टेंट। डिस्टेंट वर्ड हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों ने सुना होगा। अगर मान लीजिए आपको याद नहीं है तो मैं आपको इसको एक याद करने की एक ट्रिक कह दो, एक तरीका भी सिखाता हूँ। आपने ये वर्ड ज़रूर सुना होगा, डिस्टेंस, और उसका मीनिंग भी आपने जानते होंगे, दूरी, है ना। मैथ्स पढ़ते हैं, मैथ्स में भी एक आपका चैप्टर होता है टाइम स्पीड डिस्टेंस, तो उसमें जो डिस्टेंस वर्ड होता है उसका मीनिंग होता है दूरी। अगर आप ध्यान से देखो, इस एनिमेशन को याद करो अगर साथ में, तो ये वर्ड आप कभी नहीं भूलोगे। यहाँ पे से सी ई हटाओगे और यहाँ पे से अगर ई की मात्रा हटाओगे तो देखो ये सेम चीज़ आ जाएगी। इनफैक्ट ये वर्ड एक्चुअली बनता ही इसी तरीके से है। डिस्टेंस इसका जो है आप कह सकते हो की वर्ड है, जिससे ये डिस्टेंट जो है एक एडजेक्टिव निकलता है। ये बात आपको मेरे हिसाब से अच्छे से समझ में आई होगी। इसके एंटोनिम्स क्या हो सकते हैं गाइस? एंटोनिम्स भी याद करने का जो तरीका है वो बहुत ईजी है। हमने कहा कि रिमोट का जो मीनिंग है वो होता है दूर और अलग थलग। इसका जो सिनोनिम्स है वो क्या होते हैं? फार। तो इसका एंटोनिम क्या होगा भी? नियर, ऑफ कोर्स, दैट्स व्हाट। अच्छा, अपन बोलते हैं ना क्लोज रिलेटिव, बोलते ना, तो ये देखो क्लोज वर्ड और है, वो भी क्या है? ये फार का एंटोनिम या फिर रिमोट का एंटोनिम होता है ना। ओके, फिर कुछ बढ़िया, मतलब ऐसे अपन कह सकते हैं बुरी शक्ल वाले जो कुछ होते हैं ऐसे वर्ड्स, उनको भी याद करते हो। प्रॉक्सिमेट नाम का एक वर्ड होता है। एक वर्ड और याद करो मेरे साथ, प्रोपिनक्विटी। एक वर्ड और हमने देखा, वो है प्रोपिनक्विटी। इसकी स्पेलिंग देखो, PROPINQUITY, कुछ और मत लिखना, ये लिखना। फिर अगर मैं एक और इसमें इंक्लूड करना चाहूँ तो अपन इंक्लूड क्या कर सकते हैं, एक वर्ड होता है बहुत अच्छा, कॉन्टिगुअस। कॉन्टिगुअस, ये एक वर्ड और है, ठीक है। अच्छा, कॉन्टिगुअस का भी जो मतलब होता है गाइस, वो होता है आपका रिमोट, दूर, सुदूर, मतलब सॉरी इसका उल्टा होता है ये, इसका मतलब होता है पास। ध्यान रखना, कॉन्टिगुअस का अर्थ क्या होता है? पास में, यानी निकट, ठीक है। देखो, किसी भी वर्ड को याद करने का जो सबसे अच्छा तरीका होता है वो होता है कि उसके बारे में काफ़ी सारी बातें की जाए, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि आपने अगर प्रॉक्सिमेट वर्ड को याद करना है तो आप आज के बाद से किसी भी पास की चीज़, नियर की चीज़ के लिए वहाँ पे जो वर्ड यूज़ करेंगे वो प्रॉक्सिमेट करेंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बिना सर पाँव की बातें हो रही हैं। मैं आपको जो बता रहा हूँ वो एक्चुअली साइंटिफिक है। जैसे मान लो, आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ कि जब भी आपके दिमाग में कोई एक इन्फॉर्मेशन दी जाती है, कुछ याद करने को आपको कहा जाता है या कोई भी एक इन्फॉर्मेशन आपके पास में आती है, तो वो लिटरली दिमाग में इसी तरीके से रिकॉर्ड होती है, ये ऐसे एक डॉट के रूप में, इस तरीके से वो स्टोर हो जाती है। एंड फर्दर अगर मान लीजिए कि आपको एक और इन्फॉर्मेशन दी गई तो फिर वो ऐसे स्टोर होती है, फिर एक और इन्फॉर्मेशन दी गई तो वो ऐसे स्टोर होती है। लेकिन यहाँ तक की तो चीज़ें आपको समझ में आ ही रही होंगी, चलो ठीक है। लेकिन एक बहुत ही कमाल का फीचर हमारी मेमोरी का जो होता है वो देखना, अगर आप इन दो इन्फॉर्मेशंस को जोड़ दो किसी तरीके से, यानी ये जो दोनों इन्फॉर्मेशंस हैं वो एक किसी चीज़ से जुड़ी हुई हों, तो गाइज ये जो इन्फॉर्मेशंस होती हैं हमारी मेमोरी में, ये स्ट्रॉन्ग बन जाती है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग का अर्थ है याद करने में ईजी, समझ रहे हो। यानी कि मान लीजिए एक और इन्फॉर्मेशन अगर मैंने इससे जोड़ दी, ये ऐसे, तो ये जो इन्फॉर्मेशन है और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, और क्योंकि ये इससे जुड़ी है तो ये भी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। और अगर मैंने इनको जोड़ दिया ऐसे तो फिर अब ये भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी इतनी।
तो जितनी इन्फॉर्मेशंस आप जोड़कर अपने दिमाग में स्टोर करते हो उतनी ही मेमोरी आपकी स्ट्रांग होती जाती है। दिस इज़ एक्चुअली समथिंग साइंटिफिक। मैं आपको एक एग्जांपल देकर बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपको किसी ने कहा आप ऑफिस से आते हुए कुछ फ्रूट्स ले आना, तो ये एक इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में है। अब इसके आगे का काम आपको क्या करना होता है, आपको सोचना होता है उस चीज़ के बारे में, क्या फ्रूट्स लाने के बारे में। मैंने कहा ना, अगर आप किसी चीज़ के बारे में अगर बार बार बात करेंगे, बार बार बात करने का अर्थ क्या है, उसके बारे में और इन्फॉर्मेशंस ऐड करेंगे, तो ये जो मेमोरी आपकी होती है, ये जो एक इन्फॉर्मेशन है, ये स्ट्रांग होती जाती है। स्ट्रॉन्ग का मतलब मैंने बताया याद करने में ईजी। सिमिलरली जैसे मैंने कहा कि आपको किसी ने कहा कि फ्रूट्स लेते हैं ना, तो आपने क्या और इन्फॉर्मेशन अपने दिमाग में इनपुट कर दी ताकि वो जो आपकी मेमोरी है वो स्ट्रांग हो जाए। कि जैसे आपने कहा ठीक है मैं ऑफिस से जाते हुए जो है फ्रूट्स खरीदूंगा, मैं उस पर्टिकुलर इलाके से फ्रूट खरीदूंगा, यानी उस पर्टिकुलर मान लो आपने नाम ले दिया गांधी कॉलोनी से, कि गांधी कॉलोनी से जो है मैं फ्रूट्स खरीदूंगा। फिर आपने उस जो फ्रूट स्टॉल वाला है उसका नाम और ऐड कर दिया, सोचते सोचते सिर्फ कि ठीक है मैं भाई वो जो श्याम है उससे जो है वो गांधी कॉलोनी से फ्रूट्स लेके जाऊंगा। अब जब आप इतनी सारी इन्फॉर्मेशन अपने दिमाग में डाल देते हैं कहीं से, तो वो एक बल्क के रूप में, बड़ी इन्फॉर्मेशन के रूप में रहती है आपके साथ। और इसीलिए जब आप गांधी कॉलोनी के पास से निकलोगे या फिर जब आप शाम के फ्रूट स्टॉल के पास से निकलोगे, आपको ये बात याद आ जाएगी कि आपको कुछ फ्रूट्स घर पे लेके जाने। सिमिलरली आप वर्ड्स के साथ ऐसा कर सकते हो। जब आप वर्ड के बारे में काफ़ी बात करो कि फार भी रिमोट का सिनोनिम होता है, फार अवे भी, फार ऑफ भी, आइसोलेटेड भी और डिस्टेंट भी, तो आपको बार बार बोलने से ये बात याद हो जाएगी। ठीक है ना, मैं इसको ट्रिक नहीं कहूँगा, मैं इसको एक फैक्ट कहूँगा, ये एक साइंटिफिक फैक्ट है, इसी तरीके से इसको लर्न किया जाता है। तो हमने डिस्कस किए इसके कुछ सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। अच्छा, इसका एक और मीनिंग होता है, ये तो मैंने इसका ए मीनिंग डिस्कस किया, मैं एक और मीनिंग इसका डिस्कस करना चाहता हूँ जो होता है कम। रिमोट का मतलब क्या होता है, कम। अगर मैं इंग्लिश में लिखूं तो मैं कहूंगा नॉट वेरी ग्रेट। ओके, तो इसका एक सिनोनिम लिख देते हैं, इसका एक सिनोनिम में लिख देता हूं आप लोगों के लिए, आप याद रखें, वो है स्लाइट। बहुत ही कॉमन वर्ड है गाइस, बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इनफैक्ट मैं कहूँगा ऐसा वर्ड है जो जनरली लोगों को नहीं पता होता, लेकिन जो इंग्लिश स्पीकर्स हैं, जो बोलते हैं, वो इस वर्ड का काफ़ी यूज़ करते हैं। ओके, और इसके बाद अगर मान लीजिए एंटोनिम की, ऑफ कोर्स एंटोनिम इसका अबंडेंस हो जाएगा, अबंडेंट, सॉरी, बहुत सारा, है ना। कुछ यूज मैं आपको इसके बता देता हूँ भाई। जब कम इसका मीनिंग हो तो रिमोट वर्ड को कैसे ध्यान रखना, ये जो मीनिंग में डिस्कस कर रहा हूँ वो रिमोट का कर रहा हूँ। तो रिमोट कम, अगर रिमोट का मीनिंग हो तो कम के साथ में देखो दो चीज़ें लिखता हूँ, दो जो बहुत वर्ड यूज किए जाते हैं इसके साथ में, वो है आपका एक तो रिमोट पॉसिबिलिटी, और एक मैं आपके लिए एग्जांपल लिखता हूँ, रिमोट चांस। दो सेंटेंसेस में आपके लिए जल्दी से बनाता हूँ। देयर इज अ रिमोट चांस ऑफ हिज विनिंग दिस मैच। क्या बोला मैंने? देयर इज अ रिमोट चांस ऑफ हिज विनिंग दिस मैच। इसका मतलब क्या है कि उसके इस मैच को जीतने के बहुत कम चांसेस हैं। ओके, उसी तरीके से आप रिमोट पॉसिबिलिटी भी यूज कर सकते हो। देयर इज अ रिमोट पॉसिबिलिटी ही वुड कम टुडे, है ना, कि देयर इज अ रिमोट पॉसिबिलिटी दैट ही वुड कम टुडे, यानी कि इस चीज की पॉसिबिलिटी जो बहुत कम है कि वो यहाँ आएगा। ऑलराइट, तो आज की क्लास के अंदर बस इतने ही वर्ड्स हम डिस्कस करेंगे। दो वर्ड्स हमने डिस्कस किए और दो के साथ में एक्चुअली में बहुत सारे वर्ड्स डिस्कस किए। ठीक है, तो चलिए गाइस मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर। ये था वोकैब लेक्चर 2। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, किसी भी तरह की फीडबैक के लिए प्लीज़ कमेंट करें और शेयर करें गाइस, ताकि ये आगे तक पहुँचे। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में गाइस। थैंक यू सो मच, बाय बाय।